बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने इसे मोदी की गारंटी नाम दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ की जनता से कई वादे किए गए हैं, जैसे 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये, हर विवाहित महिला को सालाना 12,000 रुपये और आयुष्मान भारत योजना में 10 लाख रुपए का इलाज। राहुल जी 2500 केरी से ये साल ये दीदी मन बैठे मतलब किस घर के मुखिया बना था, राशन कार्ड तुम्हारे मन के नाम से बना था। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज छत्तीसगढ़ के अबनपुर में रैली की और कहा कि हम बिना कुछ किए वोट नहीं मांग रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। अगर हमने कुछ नहीं किया होता तो ना मोदी प्रधानमंत्री बनते और ना अमित शाह गृह मंत्री। और इस मौके पर गृह मंत्री ने भूपेश बघेल सरकार को घोटालों की सरकार बताया। भूपेश जी की प्रकृति है ऐसे, और ये तो मानना ही पड़ेगा, झूठा प्रचार करने में पूरे भारत में उनका कोई सानी नहीं है। गलत सीडी बनाना, फर्जी सीडी बनाना, फर्जी पेन ड्राइव बनाना, फर्जी अखबार में समाचार प्लांट करना। और ये 5 साल में क्या हुआ? 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ। गोबर में कोई घोटाला कर सकता है ऐसी सक्षमता नहीं दिखी है। यहां पर गाय के गोबर में भी घोटाला करने का काम इन्होंने किया। 5000 करोड़ का अभी तो शुरुआती जांच है। महादेव ऐप का घोटाला, जिनके कारण उनकी नींद उड़ी हुई है। हमारे फैक्ट्री थे बड़े बड़े, BEL, BHEL और दूसरे टेलीफोनिक इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, ये कारखाने हम खोले, लेकिन मोदी साहब गालियां देने का एक कारखाना खोले हैं और झूठ बोलने का कारखाना है उनके पास। हर जगह झूठ बोलते हैं। अगर मैं कहूं तो बार बार ये लोग यही कहते हैं। और राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच ईडी की छापेमारी सुर्खियों में है। ईडी ने हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापा मारा। साथ ही अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से भी पूछताछ की। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दुश्मनी निकाली जा रही है। ईडी जिस तरह का व्यवहार कर रही है वो उनके खुद के हित में नहीं है। उनके प्रति इतनी बन गई तो देखिए, वो तो जो गलती करेगा वो उस पर कार्रवाई होती है। सवाल ये आता है कि ईडी जो है जिस पे घरों में घुस रही है पॉलिटिशियन के, बिना कोई केस दर्ज किए, बिना कोई देखे, बिना जांच किए, बिना रेखी किए हुए आप तंग कर रहे लोगों को। पूरे देश में ही हो रहा है ना, तो लंबी कहानी होगी इसकी। तो लोग समझ भी गए हैं नुकसान क्या हो रहा है। बड़े बड़े आर्थिक अपराधी जो है उसकी तरफ ध्यान जा नहीं रहा। अब तो जिसके लिए ईडी बनी हुई है, CBI बनी हुई है, इनकम टैक्स बना हुआ है, उनकी तरफ ध्यान नहीं जा करके आप पॉलिटिकल दुश्मनी निकाल रहे हो, सरकार गिरा रहे हो, इनके माध्यम डरा करके, धमका करके। और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है और इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राम मंदिर पर बयान से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी राम मंदिर का श्रेय ना ले। राम मंदिर में राजीव गांधी की भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। राजीव गांधी ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया था, इसलिए राम मंदिर किसी एक पार्टी या व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश का और हर नागरिक का है। साथ ही कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी राम मंदिर को अपनी संपत्ति समझकर हड़पना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आपके बयान से सिद्ध हो गया है कि बाबरी मस्जिद की जो शहादत है उसमें जितना हाथ कांग्रेस का, आरएसएस का, उतना ही आपकी पार्टी कांग्रेस का भी। कोई कुछ भी कहे, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया कि राम मंदिर हमारे देश के हर व्यक्ति का है। और कमलनाथ के बयान को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने साबित कर दिया कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस की बराबर भूमिका थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों हिंदुत्व की विचारधारा पर काम करते हैं।
जनवरी में मंदिर के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को अपने साथ ले जाएं। राम और श्याम की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। इनका बयान जो आया है, इससे कांग्रेस पार्टी का रोल उन्होंने एक्सेप्ट किया है। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन में, बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीनने के लिए जब जनवरी में कुछ फंक्शन करने जा रहे हैं वो, हाँ, तो हम उम्मीद करेंगे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को भी अपने साथ में लेके जाएं, क्योंकि जो काम उनके वालिद ने शुरू किया उसको मोदी जी मुकम्मल कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने साथ राहुल गांधी को भी लेके जाएं। ये अच्छा रहेगा, राम और श्याम की जोड़ी रहेगी। और बात प्रदूषण की। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी वजह आसपास के राज्यों, खासकर पंजाब में पराली जलाने का तरीका है। लेकिन अब एक तरफ किसानों की मजबूरी तो दूसरी तरफ पंजाब में आपकी अपनी सरकार से आरोप लगाना मुश्किल पड़ रहा है। आमतौर पर दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहराने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के सुर कुछ बदले हुए हैं। 20 दिनों के अंदर जो हमारा आसमान खराब हुआ है, ये जो बाहर से फसल जलने का धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है, इस वजह से आसमान खराब हो गया। इस वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं है। 2014 के मुकाबले आज 2023 में 30% पोल्यूशन में कमी आई है। अमूमन देखने में आया कि अन्य राज्यों में या अन्य शहरों में समय के साथ प्रदूषण बढ़ा है, विकास की एक्टिविटीज के साथ प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन दिल्ली में 30% पोल्यूशन की कमी है। जबकि किसान आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें पराली जलाए बिना अपने खेतों को साफ करने के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ 30% ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, 10% ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 40% ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜਮੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। बीते साल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जोर शोर से एक बायो डिकम्पोजर की चर्चा की थी जो अपने आप पराली को सड़ाकर खत्म कर देगा। लेकिन इस साल पंजाब सरकार ने किसानों को बायो डिकम्पोजर नहीं दिया है। दिल्ली और पंजाब की जमीन का अलग बहुत ही फर्क है। कोई मिट्टी किसी दवाई को मानती है, कोई मिट्टी नहीं मानती। तो डिकम्पोजर क्योंकि पंजाब में बहुत बड़ा एरिया, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, तो यहाँ उतनी कामयाबी उसको नहीं मिली, इसलिए हमने अल्टरनेटिव और तरीके दिए हैं ताकि किसान पराली को जलाए ना और बेचे और मुनाफा कमाए। विपक्ष ने भी अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने को लेकर हमला बोला है। ये है दिल्ली का स्मॉग टावर, जिस पर 22 से 23 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने खर्च किए थे और कहा गया था कि ये दिल्ली का स्मॉग टावर जो है वो प्रदूषण को कम करेगा। आज दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। दिल्ली के स्मॉग टावर पर ताला लगा हुआ है और ना ये दिल्ली का स्मॉग टावर चल रहा है। और दिल्ली की पूरे प्रदूषण लड़ने की व्यवस्था का भी यही हाल है कि ताला लगा हुआ है 8-9 वर्षों से। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में बीते साल के मुकाबले काफी गिरावट आई है, लेकिन नवंबर में पराली जलाने के मामले रोज बढ़ रहे हैं। सरकार को इसके लिए कोई टिकाऊ और अस्थायी हल खोजने की जरूरत है। मोगा से तन्मय के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एथिक्स कमेटी की बैठक के दौरान महुआ मोइत्रा ने चेयरमैन के साथ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। जो अध्यक्ष हैं श्री विनोद सोनकर जी, उन्होंने कुछ सवाल दर्शन हीरानंदानी के एफिडेविट से संबंधित की और उन्हें यह हक है, हम सबको जानने का हक है कि ट्रैवल एक्सपेंसेस कैसे हुए। और यह महिला माननीय सांसद महुआ मोइत्रा जी जब बाहर जाने लगी तो उन्होंने चेयरमैन को कहा बेहुदा बेशरम। अब बताएं आप, एक सांसद से ऐसी अपेक्षा की जाती है क्या?
वो एक विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। मुझे लगता है देश के लोगों को यह समझना होगा, फेक नैरेटिव तैयार कर रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टालने पर चिंता जताई है। सीजेआई ने वकीलों से कहा है कि हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख वाली अदालत बन जाए। उन्होंने कहा कि हर रोज औसतन 154 केस टाले जाते हैं। ये अदालत की अच्छी छवि नहीं दिखाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक जरूरत ना हो तब तक सुनवाई टालने की मांग ना करें। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर को इस्राएल में जो हुआ वो आतंकवादी घटना थी, लेकिन फिलिस्तीन के मुद्दे का हल निकालना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को सहन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों के लिए इस समस्या का हल निकालना जरूरी होगा। हमारा मानना है कि इसके लिए 2 राष्ट्र ही समाधान है। इटली में जॉइंट सेक्रेटरी सेशंस के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत से समाधान निकल सकता है, जंग या आतंकवाद से नहीं। और इसी के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।